नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं डॉक्टर विपिन शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने भारत में जो मौखिकता है या इसका जो मौखिक इतिहास है, उसका जो चैप्टर है हम या ये जो पेपर है हमारे पास BA 6 सेमेस्टर में HPU से एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए, इस पे डिस्कशन कर रहे थे। तो पिछली बार हमने मौखिकता की परिभाषा और या इसकी डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हमने किया था, या किस तरह से जो प्रमुख लेखक है उनके जो काम है मौखिकता पर, उस पे हमने चर्चा की थी। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मौखिकता की इम्पोर्टेंस क्या होती है या इसकी लिमिट्स क्या है। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखिए, पहले हम इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। तो पहला है इंसाइट्स ऑफ द पास्ट कल्चर्स, मतलब जो पास्ट कल्चर्स है हमारे, उसके बारे में हमें जानकारी मौखिकता से मिलती है। पिछली संस्कृतियों की जानकारी, ठीक है, तो हिंदी में पिछली संस्कृतियों की जानकारी हमें कैसे मिलती है? मौखिक रूप से जो भी हमें जानकारी मिलती है, तो ये एक महत्व हो जाता है मौखिकता का। अगर आप मौखिकता से अभी भी मतलब मौखिकता की डेफिनेशन को अभी भी नहीं समझ पाए या मौखिकता को अभी भी समझ नहीं पाए, तो मैं आपको सिंपल भाषा में ये समझा लेता हूँ कि मौखिकता एक स्रोत की तरह काम करता है इतिहास को जानने का। जैसे आपको पता होगा कि लिखित स्रोत, जैसे जो भी ग्रंथ हमारे लिखे गए हैं वो हमारे पास क्या है, लिखित स्रोत के रूप में काम करते हैं इतिहास को जानने का। फिर पुरातात्विक स्रोत हो गए। पुरातात्विक स्रोत कैसे होते हैं? जो हमें या तो सर्वे में, फील्ड सर्वे, या हमें कहीं कोई खुदाई हुई है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुई है, उसके थ्रू हमें जो भी जानकारी मिलती है पास्ट कल्चर्स की या हमारे हमारे पास्ट की, तो वो हमारे पास दूसरा स्रोत हो जाता है, पुरातात्विक स्रोत। तो इसी तरह से हमारे पास तीसरा स्रोत है मौखिकता, कि भाई जितना भी हमारा ज्ञान मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, वो मौखिकता एक तीसरा स्रोत हमारे पास हो जाता है। तो आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सा है कि मौखिकता क्या है, एक स्रोत है। तो इसमें क्या क्या आता है? जैसे लोकगीत है, लोक गायन है, कथाएं हैं, संस्कार है, कविताएं हैं जो पुरानी, चुटकुल्ले भी होते हैं कई। तो ये सारा मौखिक ज्ञान जो भी है, वो सारा हमारा मौखिकता के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो दूसरा हम बात करेंगे, दूसरी महत्वता, दूसरा है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होता विकास, मतलब विकास किसका? मानव जाति का जो विकास हुआ है, या अभी तक हमने किस किस तरह से अपने आप को मॉडर्न एज में लाया है, वो जानकारी भी हमें बहुत सारी जो है मौखिक रूप से उपलब्ध है। तो मौखिक रूप से जो भी जानकारी उपलब्ध है, तो वो जानकारी हमें मौखिकता से प्राप्त होती है। तीसरा, स्टेपिंग स्टोन ऑफ प्रेजेंट। तो जो प्रेजेंट है उसका ये स्टेपिंग स्टोन है। कैसे? जैसे करंट अभी जो भी चल रहा है, तो पहली बात है, सब कुछ पहले कैसे रिकॉर्ड होगा? पहले लिखा तो नहीं जाएगा। तो जो कुछ भी घट रहा है वो पहले हम मौखिक रूप से ही उसको संकलित करते हैं, या मौखिक रूप से ही उसका पता चलता है। आपने चैनल देखे होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, आप न्यूज़ सुनते होंगे, तो पहली बात आपको कैसे पता चलती है? मौखिक रूप से। उसके बाद आप जो रिटर्न सोर्सेज है उस पे जाते हो। फिर नेक्स्ट है आपका नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक। अब ये सिविलाइजेशन की ग्रोथ के लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि जो भी थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, वो कैसे आते हैं? मौखिक रूप से आते हैं। मतलब हम लिखे हुए थॉट्स नहीं आते कभी माइंड में। कैसे आएंगे? माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं वो कैसे आएंगे? ओरली आएंगे, कि मतलब जो हम सोच रहे हैं वो मौखिक रूप से सोच रहे होते हैं। तो अगर सभ्यता का विकास करना है, तो हमें जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं, जो हमें आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, तो वो भी हमें मौखिक रूप से प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्ट ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो मानवीय चेतना के पुनर्संरचना में सहायक है। किस तरह से है? अब जो हम सोचते हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसको बदलना है। मतलब हम फ्यूचर को देखे चलते हैं ना। मान लो हम पास्ट में कुछ और सोच के चल रहे हैं और हमें कुछ नए फैक्ट्स मिलते हैं, तो हमें
हमारी जो चेतना है उसमें बदलाव आता है, मतलब हमारी जो सोच है उसमें बदलाव आता है। ठीक है, तो ये जो भी हमारी चेतना है, मानवीय चेतना है या कॉन्शियसनेस है, उसको दोबारा बनाने में, ठीक है ना, पुनर्संरचना में सहायक होता है। नेक्स्ट, कांट बी इग्नोर्ड, उपेक्षा करने पर खतरनाक। अब खतरनाक कैसे हो सकता है? ओरेलिटी अगर इसकी हम इग्नोर करें, मतलब हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो वो खतरनाक कैसे हो सकती है? इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप जंगल में हो और जंगल में आपको शेर की आवाज़ सुनाई देती है, तो आप क्या करोगे? शेर की आवाज़ आ रही है तो उस पर रिएक्शन आपकी होगी, आपके शरीर की पूरी रिएक्शन होगी, मतलब आप उस आवाज़ को सुनकर जो है रिएक्ट करोगे, चाहे आप भागोगे, चाहे आप छुपोगे, चाहे आप डरोगे। ठीक है, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए कहीं पे कि यहाँ शेर है लिखा हुआ, तो आप उसको देख के डरोगे क्या? नहीं डरोगे। ठीक है, अगर आपको लग गया, लिखा हुआ मिल गया कहीं पे कि यहाँ शेर है, तो आप देखोगे इधर उधर, आपको लगा नहीं है, तो आप ठीक है इसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको शेर की आवाज़ आई तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो आप पे हो सकता है शेर का हमला भी हो जाए। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। ओरैलिटी मतलब जो मौखिक रूप से जो कुछ भी है, ठीक है, तो ओरैलिटी होती है, आपको पता ही होगा, मैंने आपको डेफिनेशन में करवाया था। फिर नेक्स्ट है, लिटरेट सोसाइटी अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन ओरैलिटी, मतलब साक्षर समाज अंततः मौखिकता पर निर्भर करता है। अब वो कैसे निर्भर करता है? अब साक्षर साक्षर है, हम अपने आप को साक्षर कहते हैं क्योंकि हमें लिखना आता है, हमें पढ़ना आता है। ठीक है, लेकिन हम अंततः या अल्टीमेटली मौखिकता पर निर्भर होते हैं, क्योंकि हम बोल तो रहे हैं। और सबसे पहले जो भी है, बच्चे बोलना सीखते हैं, ना कि लिखना। और जब वो बोलना सीखते हैं उसके बाद ही अगर वो लिखना उन्होंने कुछ शुरू करना है, तो उसको मौखिक रूप से कहा जाता है ना कि इसको ये बोलते हैं, जैसे अ है, आ है, ए बी सी, तो उसको हम लिखा हुआ है। मान लो आपको कोई जैसे आप अगर हिंदी जानते हो या इंग्लिश जानते हो, आपको तमिल के वर्ड आपके सामने रख दिए जाए, तो आपको समझ आएंगे कि क्या लिखा है? नहीं आएंगे। तब तक नहीं आएंगे जब तक उन जो भी आपके पास वो शब्द है या अक्षर लिखे हुए हैं उसकी ध्वनि आपको पता ना हो, उसकी साउंड आपको पता ना हो। तो इसीलिए जो साक्षर समाज है वो मौखिकता पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट है, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू नेशन डिपेंड्स टू सम डिग्री ऑन ओरैलिटी, कि भाई जो दो राष्ट्र है, या आप राज्य भी ले सकते हो या दो व्यक्ति भी ले सकते हो, उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग मतलब जो उनके बीच में जो समझ होती है, तो वो क्या होती है? वो ओरैलिटी पर बहुत डिपेंड करती है। ओरैलिटी पर, मौखिकता पर इसीलिए डिपेंड करती है क्योंकि हम बोल के ज़्यादा समझ सकते हैं और बोल के हमारे थॉट्स ज़्यादा क्लियर होते हैं बोलने की अपेक्षा, लिखने की अपेक्षा। ठीक है, तो हम जब भी देखना आप किसी किन्हीं अगर दो राष्ट्र है आपस में उनके झगड़े चल रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ये भाई बातचीत द्वारा इनका हल करो, बातचीत द्वारा इनका हल करो। ठीक है, तो बातचीत जो है दो राष्ट्रों के बीच अंडरस्टैंडिंग में बहुत सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट आते हम, ये एक अंश लिया है मैंने, एक साइटेशन है, ये प्लेटो ने एक ग्रंथ लिखा है, फेडरस, और उसमें उसने अपने गुरु सोक्रेट्स, हिंदी में इसको सुकरात कहते हैं, तो सोक्रेट्स के कुछ इसमें थॉट्स है ओरैलिटी को लेकर, कि ओरैलिटी जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो उसमें आप ये देख सकते हो कि सोक्रेट्स जो है वो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स क्या है, राइटिंग इज़ इनह्यूमैन, इट अटेम्प्ट्स टू टर्न लिविंग थॉट्स dwelling in the human mind into mere subjects in the physical world, by causing people to rely on what is written rather than what they are able to think. It weakens the power of the mind and of memory. The knowledge can only emerge from a relationship between active human minds. And unlike a person, a text can't respond to a question, it will just keep
saying the same thing over and over again, no matter how often it is refuted. तो इसमें कहने का मतलब है ये है कि सुकरात कह रहा है कि जो राइटिंग है ये अमानवीय होती है। अब अमानवीय क्यों होती है? क्योंकि इसमें केवल जो हमारे हमारे मस्तिष्क में या हमारे जो समाज में जीवित विचार है, उसको ये केवल जो भौतिक संसार आप समझते होंगे, जो भी हमारे पास आसपास जो इन्वायरमेंट है उसको भौतिक संसार कहा जाता है। उस पे जो भी वस्तुएं हैं, चाहे जैसे कागज़ है या कुछ अन्य चीज़ें हैं, उस पे केवल ये क्या है, उन विचारों को लेकर आता है। ठीक है, उस पे हम लिख सकते हैं, जबकि ये हमारे माइंड में बसने चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें ये कह रहा है, फर्दर कह रहा है कि जिस कारण मानव की सोचने की क्षमता कम होने लगती है, कि मतलब हम जो है लिख लिया तो हम क्या करते हैं, हम सोचना कम कर लेते हैं और हम उसी पे निर्भर हो जाते हैं, उसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं जो लिखा हुआ है। आजकल भी यही हो रहा है, हम सोचते कम है, हम लिख लेते हैं, या हमें पता होता है कि हाँ हमारे पास ये रिटर्न ये मटेरियल पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको उसकी तरफ ध्यान देना कम करते हैं। हम निर्भर किस पे हो जाते हैं, जो रिटर्न मटेरियल हमारे पास पड़ा है हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। फिर ये कह रहा है कि शाश्वत ज्ञान के लिए सक्रिय मस्तिष्क के मध्य सामंजस्य के द्वारा ही विकसित हो सकता है। तो मतलब जो शाश्वत ज्ञान है, शाश्वत होता है सच्चा ज्ञान जो है वो, अगर हमारा मस्तिष्क, हमारा जो माइंड है वो एक्टिव है, या कोई दो माइंड एक्टिव है, कोई भी माइंड एक्टिव है, तो जो एक्टिव माइंड्स है, सक्रिय मस्तिष्क है, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा, सामंजस्य होगा, उसी के द्वारा ही इसको विकसित कर सकते हैं, जो मतलब सच्चा ज्ञान होगा। फिर और एक मानव की तरह, मतलब एक जैसे हम हैं, अगर आपने किसी से आपने कोई प्रश्न करना है, या आप किसी के थॉट सुन रहे हो, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हो और वो आपका आपको उस प्रश्न का आंसर वहीं पे दे सकता है, उसी समय दे सकता है। लेकिन अगर आपके पास रिटर्न मटेरियल है, तो रिटर्न मटेरियल में क्या होता है, आप उसको पढ़ रहे हो, आपके मन में कोई क्वेश्चन आया तो आप क्या उससे पूछ सकते हो, या उसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा? वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको कोई और उस थॉट्स को क्लियर ना करे। मतलब उस रिटर्न जो आपके पास है उससे वो क्लियर नहीं होगा आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है, चाहे आप उसको 10 बार पढ़ लो, चाहे आप 100 बार पढ़ लो, वो सेम चीज़ को वो रिपीट कर रहा है, रिपीट करता रहता है। अब ओरैलिटी की कुछ डीमेरिट्स भी है। अब डीमेरिट्स क्या है, ज़्यादा नहीं है, बस इतना है कि डीमेरिट्स ये है कि जो हमारे पास थॉट्स होते हैं ये लिखने की तरह पावरफुल नहीं हो सकते, मतलब लेखनी की तरह। अब इससे बाकी कुछ नहीं है। ओरैलिटी से होता ये है कि हमारे माइंड में मान लो कोई थॉट्स आए, अगर हमें उससे नहीं लिखा है तो क्या है, हम शायद उसको भूल सकते हैं, या आज हमारे मन में जो थॉट्स आ रही है वो कल को थोड़ा बदल कर आ सकते हैं। ठीक है, एक ही हो गया, अगर हमारे पास मान लो कोई थॉट्स आया और हमने वो लिख लिया, तो लिखने की तो ये एडवांटेज है कि हमने सेम एज टीज़ जैसा आया हमने वैसा लिख लिया। लेकिन ओरैलिटी में ऐसा नहीं होता है। एक तो इसकी ये लिमिट है, और दूसरा इसकी ये लिमिट है कि मान लो हमारे पास अभी जो हमारे माइंड में थॉट्स आए हैं और फ्यूचर में कभी हमें उन्हीं थॉट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें वो एज इट इज़ हम उसको रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। एज इट इज़ वो हमारे दिमाग में वैसे दोबारा से नहीं आ सकते हैं, उसमें बदलाव आ सकते हैं बहुत सारे। तो ये कुछ ऐसी लिमिट्स है ओरैलिटी की, जो फिर हमें क्या होता है कि जैसे हमने रिसर्च करना है, इंस्टीट्यूशनलाइज, मतलब एक होता है कि ये प्रोसेस है कि अगर समाज है उसको हमने बहुत तेज़ी से आगे ले जाना है, तो इसके लिए हमारे पास लिखने की आवश्यकता ज़रूरी हो जाती है। इसमें केवल हम ओरैलिटी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो ओरैलिटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी कुछ लिमिट्स भी है। तो ये इसकी लिमिट्स है, ये आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओरैलिटी पर मैं कोई और लेक्चर भी बनाऊंगा, जो हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं। सिलेबस आप मेरे
जो मेरा पहला लेक्चर है उसमें भी देख सकते हो कि क्या क्या सिलेबस है, हम किस तरह से बढ़ने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। तब तक के लिए धन्यवाद।